वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे OIC की वज़राए ख़ारजा का जो काउंसिल का इजलास था और इस्लामाबाद में आज शुरू हुआ। 2 रोज़ का ये इजलास है और आज इस मौके के ऊपर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने एक स्पीच की। पाकिस्तान ऑब्वियसली मेज़बान है इस होने वाली OIC कॉन्फ्रेंस का और इफ्तिताही सेशन से वज़ीर आज़म साहब ने ख़िताब किया। उसके अंदर 3-4 जो उन्होंने बातें की, नुकात उठाए, वो काफ़ी अहम हैं। उनका अगर ब्रीफली हम यहाँ ज़िक्र कर लें तो एक तो उन्होंने जो सब इस्लामी ममालिक हैं उन पर यह ज़ोर दिया कि वो किसी ब्लॉक का या किसी जंग का हिस्सा ना बने, आपस में मुत्तहिद रहें, क्योंकि 1.5 अरब की आबादी है मुसलमान ममालिक की दुनिया में और इसके बावजूद अहमियत नहीं दी जाती मुसलमान ममालिक की आवाज़ को। और इसकी बुनियादी वजह ऑब्वियसली जैसे उन्होंने ज़िक्र किया कि सबकी अपनी अपनी खारजा पॉलिसी है, एक आवाज़ से बोलते नहीं हैं। ख़ास तौर पे उन्होंने ज़िक्र किया इस बात का कि जो मुस्लिम ममालिक हैं उनमें ख़ुद एतमादी की कमी है और इसकी वजह से ही जो एक मुत्तहिद मुस्लिम ममालिक हैं उनका एहसास नहीं होता वर्ल्ड स्टेज की अगर बात करें। इसके साथ साथ उन्होंने यूक्रेन का जो मसला इस वक्त सामने है उसके ऊपर भी बात की और यही कहा कि मुसलमान ममालिक को इसका हिस्सा बनना नहीं चाहिए, साइड नहीं लेनी चाहिए, बल्कि उन्होंने यहाँ तक कहा कि OIC को और चीन को मिलकर कोशिश करनी चाहिए जंग बंदी के लिए। इसके साथ साथ अफ़गानिस्तान पर भी उन्होंने बात की। तालिबान कंट्रोल के बाद जो इस मुल्क के अंदर मसाइल हैं ख़ास तौर पे मुआशी और ह्यूमैनिटेरियन पॉइंट ऑफ व्यू से, और किस तरह जो OIC है वो इस इशू को इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने एक मौसर तरीक़े से पेश कर सकती है और उसके लिए अपील कर सकती है। वज़ीर आज़म साहब ने अपनी तकरीर में इस्लामोफोबिया का भी ज़िक्र दिया और ज़ोर दिया कि इस्लामी ममालिक को इस बयानिए को भी आगे बढ़ाना चाहिए। ये जो तजावीज़ हैं ये कितनी अहम थी और कितना इसके ऊपर OIC कोई किरदार इनके ऊपर अदा कर सकती है, इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तमीना जंजोआ साहिबा, साबिक़ ख़ारजा हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मलिया लोधी साहिबा, अक़वाम मुत्तहिदा में हमारी रिप्रेजेंटेटिव रही हैं। वेलकम टू द शो लेडीज़। आई एम सो हैप्पी कि आज एक ऐसा पैनल है जिसमें सिर्फ ख़वातीन हैं, एंड आई कैन यूज़ दिस टर्म। जी तमीना साहबा, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। किस तरह आप देख रही हैं तमीना साहबा ये जो आज OIC का इजलास भी हुआ है, जो वज़ीर आज़म साहब ने तकरीर की है, आर वी जस्ट गोइंग थ्रू द मोशंस या सचमुच कोई इतनी अहमियत दे इस कॉन्फ्रेंस को और समझें कि इससे कोई फ़र्क पड़ेगा? अस्सलाम वालेकुम आरिफा साहिबा। आई थिंक हमें इतना स्केप्टिकल नहीं होना चाहिए। हमें OIC में फेथ रखने की ज़रूरत है, बिकॉज OIC ने माजी में भी कुछ काम किए हैं। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि अफ़गानिस्तान कश्मीर और फ़लस्तीन पे OIC ने ज़्यादा काम नहीं किया, लेकिन ये हमें भूलना नहीं चाहिए कि OIC सेकेंड लार्जेस्ट ग्रुपिंग है ममालिक की UN के बाद, और ये OIC है जो हर साल अपने CFM जो कॉन्फ्रेंस ऑन फॉरेन मिनिस्टर्स, उसके बाद एनुअल मीटिंग्स जो उसकी होती हैं, उसके बाद जो कॉन्टैक्ट ग्रुप्स होते हैं उसमें कश्मीर का बहुत डिटेल में जिक्र करती रही है। हाँ, OIC बेशक उसके पास चैप्टर 7 इम्प्लीमेंटेशन की कोई क्लॉज नहीं है कि वो जिस तरह सिक्योरिटी काउंसिल लेके चलती है, सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस भी जो OIC जो कश्मीर पे हैं वो भी चैप्टर 7 के नीचे नहीं है। तो हमें इन मौके पे जिस पे कश्मीर का जिक्र आता है और रेजोल्यूशंस अडॉप्ट होती हैं और कम्युनिकेस में कंसिडर होता है, चाहे कश्मीर हो, प्राइम मिनिस्टर ने जिक्र किया कश्मीर, फ़लस्तीन, इस्लामोफोबिया एक्सेट्रा, ये सब जो चीज़ें हैं इनका जिक्र आता है और इससे दुनिया की अटेंशन ड्रॉ होती है इन इश्यूज़ पे, और दुनिया जो है वो छुप नहीं सकती इन इश्यूज़ से। सो मेरा ख्याल ये कि हमें ठीक है OIC में वो नहीं जान जो शायद UN सिक्योरिटी काउंसिल में है, तो जनरल असेंबली की भी रेजोल्यूशंस का यही हाल है, और बाकी आप रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस देख लें, चाहे AU हो या जो और हों, उनमें भी मसले हैं, लेकिन ये एक
अक्रॉस द बोर्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें अफ्रीका के मेंबर भी हैं और एशिया के भी हैं और अरब दुनिया के भी हैं, और आज आपने देखा होगा कि कश्मीर का, फ़लस्तीन का जिक्र अक्रॉस द बोर्ड बहुत लोगों ने किया। अरब जो रीजनल अरब ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे थे, टूनिसिया के फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने भी जिक्र किया, हमने तो किया ही था। तो आई डोंट थिंक वी शुड कॉल इट जस्ट गोइंग थ्रू द मोशंस, बिकॉज सही है कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए तमाम ओआईसी और मुसलमान ममालिक को बैठ के अग्री करना चाहिए। लेकिन बात यह है कि रेजोल्यूशंस अडॉप्ट होती हैं, उसमें जो चीज़ें आती हैं वो प्रेशर डालती हैं हिंदुस्तान पे। whether that pressure translates on anything strong or positive is something of course we need to reflect on. और let's not forget कि ये 57 ममालिक की अपनी अपनी फॉरेन पॉलिसीज़ हैं, वो हर तरीके से अपनी फॉरेन पॉलिसीज़ को चलाते हैं, उनके अपने नेशनल इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी होते हैं। लेकिन इसके बावजूद ओआईसी जो है वो उसको आप सेट असाइड नहीं कर सकते। यूं तो आप, मैंने जैसे कहा कि यूएन के बारे में भी लोग स्केप्टिकल होते हैं। बिल्कुल ठीक जी। डॉक्टर मलिया, ऑब्वियसली अफ़गानिस्तान का एक ऐसा इशू है जिस पे बात हो रही है, पहले भी हुई है, आज भी वज़ीर आज़म साहब ने ज़िक्र किया, दूसरे ममालिक ने भी ज़िक्र किया, फिर से एक दफ़े ये पैगाम भी गया कि तालिबान को अपनी पॉलिसीज़ में कोई लचक दिखानी पड़ेगी। अब उसके ऊपर कितना इफ़ेक्टिवली ओआईसी कोई पैगाम ना सिर्फ आलमी दुनिया को दे सकती है बल्कि अफ़गानिस्तान को भी दे सकती है? आरफा, पहले तो मैं चाहूँगी कि इस जो मीटिंग है ओआईसी की फॉरेन मिनिस्टर्स की, इसको एक कॉन्टेक्स्ट में डालूं। ये 5वीं दफ़ा है कि पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर्स की ओआईसी की मीटिंग होस्ट कर रहा है, मेज़बान है। आपको मालूम है कि जो सबसे अहम मीटिंग्स थी ओआईसी की, वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने समिट होस्ट की थी 1974 में, और मियां नवाज शरीफ ने एक एक्स्ट्रॉर्डनरी समिट होस्ट की थी जो पाकिस्तान की गोल्डन जुबली पे थी 1997 में। तो इससे जो चीज़ सामने आती वो ये है कि पाकिस्तान का एक कलीदी किरदार रहा है इस्लामी दुनिया में और ख़ास तौर पे ओआईसी में। और ओआईसी का भी यही है कि मुख्तलिफ किस्म के तजावीज़ आते रहे हैं इसको ज़्यादा मुनज़्ज़म बनाने के लिए। इसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है अभी भी जो एजेंडा पे है, वो एक इशू ये भी है ओआईसी का जो ऑर्गेनाइजेशनल रिफॉर्म। तो इस हवाले से भी एक ज़रूरत ज़रूर है कि इसको ज़्यादा तकड़ा किया जाए। लेकिन इस बात की भी, इसको भी तस्लीम करना पड़ता है कि हर मुल्क के जो मुफाद हैं वो मुख्तलिफ हैं। तो सिर्फ एक अपील करना जैसे कि वज़ीर आज़म ने की फॉर यकजहती, फॉर यूनिटी और एग्जॉर्टेशन करना से काम काफ़ी नहीं होता। इसलिए कि रियल पॉलिटिक्स का तो मतलब यही है दुनिया में कि मुख्तलिफ ममालिक अपने मुफाद के मुताबिक चलते हैं। तो मैं यहाँ अफगानिस्तान पे भी आती हूँ, लेकिन सबसे पहले तो मैं यकजहती का थोड़ा सा कह दूँ कि जब इजराइल पे ही नहीं है यकजहती, और आपने देखा है कि कुछ अरब ममालिक ने अपने ताल्लुकात, सफारती ताल्लुकात उनके साथ बना लिए हैं बगैर ओआईसी का इंतजार किए, इसलिए कि अब तक तो यही एक इम्प्रेशन था कि एक कलेक्टिव फैसला होगा ओआईसी का जब 2 स्टेट सोल्यूशन जो है उसकी तरफ इजराइल माइल होगा और उसको एक्सेप्ट करेगा। तो ये तो नहीं हुआ, और इसके साथ साथ 1-2 ममालिक जो है अरब, उन्होंने अपने ताल्लुकात बना लिए हैं। तो मैं समझती हूँ कि जो इसकी कमजोरियां हैं ओआईसी की, इनको भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता और इनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। मगर जाहिर है ये एक अहम फोरम है और इससे पाकिस्तान को मुख्तलिफ वक्तों पे हिमायत मिली है। ऑक्यूपाइड कश्मीर, मकबूजा कश्मीर पे तो मुसलसल मिलती रही है ओआईसी के ममालिक से हिमायत, लेकिन ये सिर्फ हिमायत ही है, यानी कि इस पर कोई अमली शक्ल इसने नहीं इख्तियार की। तो इसको भी हमें देखना है कि वो किस तरह से अपने आप को ज्यादा इफेक्टिव और मुनज़्ज़म बना सकता है। जहां तक अफगानिस्तान का ताल्लुक है अरफा, तो उसमें इस दफा प्लान तो यही है कि अफगानिस्तान के लिए ह्यूमैनिटेरियन फंड जो है वो लॉन्च होगा,
آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے بھی جو ایکسٹراڈنری سمٹ ہوئی تھی افغانستان پہ، پاکستان نے میزبانی کی تھی اس کی، اس وقت اس کی اناؤنسمنٹ کی گئی تھی. تو ایک تو یہ کہ پتہ نہیں تاخیر کیوں ہوئی، اس کو تو اب تک لانچ ہو جانا چاہیے تھا. تو یہ تو دوسری دفعہ لانچ ہو رہا ہے میرا خیال ہے. جی بالکل. اس سے نظر یہ آ رہا ہے کہ کسی حد تک کچھ فٹیگ ہے اسلامی ممالک میں بھی افغانستان کو ہیومینیٹیرین اسسٹنس دینے کی. تو اس حوالے سے تو میں سمجھتی ہوں کہ وزیر اعظم نے ٹھیک کیا کہ انہوں نے اپیل کی کہ جی اس وقت افغانستان کی مدد کرنا بہت ضروری ہے، بلکہ اسلامی دنیا کے لیے تو لازمی ہے. بالکل ٹھیک. تمینہ صاحبہ، آبویسلی کشمیر کے حوالے سے بھی بہت بات ہوتی رہی ہے. ماضی کے اندر آپ کو یاد ہوگا فارن منسٹر کی ایک سٹیٹمنٹ بھی آئی تھی اگست کے واقعے کے کچھ عرصے کے بعد، جب انہوں نے کچھ مایوسی کا، ڈس اپوائنٹمنٹ کا اظہار کیا تھا. OIC کے حوالے سے بہت بحث ہوئی تھی. ڈو یو تھنک کہ آج یا یہ جو اجلاس اب 2 دن کا ہو رہا ہے، ہم کچھ ایسی چیز یا ایسی کوئی ریزولوشن بھی سامنے دیکھ سکتے ہیں جیسے کچھ امید ہوگی کہ OIC کشمیر کے حوالے سے بھی کوئی سٹینڈ لے گا؟ ایک تو یہ کہ یہ جو ہے OIC کی کانفرنس آف فارن منسٹرز، یہ 2 اہم رپورٹیں ڈسکس کرے گی. ایک سیکرٹری جنرل کے اسپیشل ریپرزینٹیٹیو آن کشمیر کی، جس نے وزٹ کیا پاکستان کو، ہندوستان کو نے اجازت نہیں کی. انہوں نے آزاد جموں اینڈ کشمیر میں وزٹ کیا اور وہاں پہ ریفیوجیز اور وکٹمز آف انڈین آکوپیشن جو ہیں ان سے بات چیت کی. اس کے علاوہ انہوں نے مختلف جو انٹرنیشنل جو لوگ ہیں جن کا انٹرسٹ ہے ہیومینیٹیرین ہیومن رائٹس ایشوز میں، ان کو کنسلٹ کر کے ایک رپورٹ لکھی ہے جو ایک اہم رپورٹ ہے. اور دوسری رپورٹ جو ایک ہے وہ IPHRC ہے، میکنزم جو OIC کا ہے، انٹرنیشنل اسلامک پرماننٹ ہیومن رائٹس کمیشن. اس کی ایک فیکٹ فائنڈنگ مشن آیا تھا یوں ہی آزاد جموں اینڈ کشمیر میں، کیونکہ ہندوستان نے اجازت نہیں دی تھی. تو انہوں نے اپنے جو انٹرویوز وغیرہ ہیں اس کے بیسس پہ باہر اور بھی مختلف رپورٹوں کے بیسس پہ ایک رپورٹ کی ہے. تو یہ 2 ٹھوس رپورٹیں ہیں جس میں کلیئرلی آئیڈینٹیفائی ہوا ہے پہلے ہیومن رائٹس سچویشن، اور دوسرا 5 اگست 2019 کے بعد جو ہندوستان نے کام کیا ہے آزاد انڈین آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر میں، جس میں اس نے UN سیکورٹی کاؤنسل ریزولوشنز اور انٹرنیشنل لا کے اگینسٹ جا کے باہر سے لوگوں کو لا کے وہاں پہ سیٹل انڈین آکوپائڈ جموں کشمیر میں سیٹل کرنے کی کوشش کی ہے، تاکہ اگر پلیبسائٹ ہو تو مسلمانوں کی نمبرز کم ہو جائیں. تو یہ بہت تشویشناک بات ہے جس کو ہم نے بہت اسٹرانگلی ریز کیا ہے UN میں بھی، اور یہاں پہ بھی یہ رپورٹ آئی ہے جس میں یہ بھی شامل ہے. اس کے علاوہ تیسرا میکنزم جو ہے وہ ایک کانٹیکٹ گروپ ہے OIC کا، جس میں پاکستان، نیجر، ترکی، آذربائیجان، سعودی عربیہ شامل ہیں. اور یہ سب ملک جو ہیں یہ مل کے اس کانٹیکٹ گروپ کی میٹنگ ہوگی، جس میں وہ اسپیشل ٹرو ریپرزینٹیٹیوز آف کشمیری پیپل کی بات سنیں گے کہ ان کے اس وقت کیا ڈیمانڈس ہیں، اور اس کے بیسس پہ وہ ایک میمورنڈم کریں گے. اور ایک اور بات ہے کہ ریزولوشنز کو جو اڈاپٹ ہوں گی UN کی، جو اس کی OIC کی، CFM کی ریزولوشنز اڈاپٹ ہوں گی، یہ سب ایک پیکج ہوگا کہ کس طرح موو فارورڈ کرنا ہے کشمیر پہ. ٹھیک ہے یہ پہلے بھی ہوتی رہی ہیں، لیکن obviously صرف ریزولوشن سے میرا خیال ہے کچھ نہیں بنتا. اس کے علاوہ بہت ضروری ہے کہ ایک انٹرنیشنل طریقے سے ریز کیا جائے، جس طرح فلسطین کے لیے جب 1 ملین مارچ ہوتا ہے پیرس میں یا کہیں اور، تو پوری ایک کمیونٹی ہے جو سپورٹ کرتی ہے فلسطینی ایشوز کو. اسی طرح پاکستانیوں کو، کشمیریوں کو، ڈائسپورا کو باہر میں یہ ریز کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ وہ ایک اس کے بارے میں لوگوں کو انڈرسٹینڈنگ ہو اور ایک مومنٹم ڈیولپ ہو فردر باہر. صرف آپ صحیح کہتے ہیں کہ ریزولوشن کے ذریعے. ٹھیک جی جی ڈاکٹر ملیہ، obviously جیسے تمینہ صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ ایک کافی اقدام تو کیے جائیں گے، بٹ وہی سوال اینڈ میں رہ جاتا ہے. خود بھی انہوں نے اس کو بھی ہائی لائٹ کیا کہ کیا یہ کافی ہے؟ واٹ مور کین بی ڈن؟ ریزولوشن سے تو کام نہیں بنتا.
اس لیے کہ اگر آپ کے پاس کوئی طریقہ ہی نہیں ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کا تو پھر تو صرف وہ بات چیت پہ ہی رہ گئی نا. لیکن یہ ضرور ہے کہ ان ریزولوشنز کا ایک مورل فورس ہوتا ہے جو میں سمجھتی ہوں کہ بین الاقوامی سطح پہ وہ بھی اہم ہوتا ہے کہ ایک آواز اٹھتی ہے, اور یہ ایک اگر کلیکٹیو آواز ہے مسلمان دنیا کی اور مسلم امہ کی, تو اس سے بھی ایک پیغام تو جاتا ہے بھارت کو. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں پھر واپس آؤں گی اس ایشو پہ کہ جب کچھ ممالک جو ہیں, بلکہ کافی ممالک جو ہے عرب ممالک جن کے بہت ہی قریبی تعلقات ہیں بھارت کے ساتھ, تو وہ عموماً بائیلیٹرلی کافی ریز کرتے ہیں کشمیر پہ بات کھل کے بات کرنے کی. تو اس کو بھی پھر ظاہر ہے پاکستان کو زیادہ کوشش کرنے کی ضرورت ہے. لیکن جہاں تک OIC کا تعلق ہے, یہ ریزولوشن ٹھیک ہے, ہونے چاہیے, اڈاپٹ ہونے چاہیے, اچھی بات ہے. اور ان کا جو ہیومن رائٹس کی باڈی ہے اس کی بھی رپورٹ میرا خیال ہے کارآمد ہے, اس کو پاکستان استعمال بھی کر سکتی ہے مختلف انٹرنیشنل فورمز میں. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ کوئی عملی جامہ بھی اس کو پہنایا جائے تاکہ کوئی ایکسیکیوٹ بھی ہو یہ چیزیں. تو اس حوالے سے تو ظاہر ہے جب تک وہ کلیکٹیولی اور فورمز میں جن کے پاس یہ ایکسیکیوشن مشینری ہے, جب تک وہ وہاں کلیکٹیولی نہیں ایکٹ کریں گے تو یہ پھر بات چیت پہ ہی بات رک جائے گی. بالکل صحیح جی, بہت بہت شکریہ ہمارے دو مہمانوں کا, انہوں نے نکالا. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے MQM کے حوالے سے. مولانا فضل الرحمان صاحب آج کراچی گئے, MQM سے ملاقات کی, اور obviously بہت قیاس آرائی ہو رہی ہے کہ کیا فائنلی MQM نے اپوزیشن کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا ہے کہ نہیں. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے تناظر میں جو آج کل اپوزیشن جو ہے حکومت کے اتحادیوں سے بات چیت کر رہی ہے اور ان کو کنونس کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ وہ اپوزیشن کو جوائن کر لیں. اسی حوالے سے آج PDM کے جو سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب, ان کی MQM پاکستان کی مرکزی قیادت کے ساتھ ملاقات ہوئی کراچی میں. ملاقات کے بعد جو میڈیا ٹاک ہوئی تو اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ دعویٰ کیا کہ MQM سمیت جو باقی بھی حکومتی اتحادی ہیں وہ تحریک عدم اعتماد میں اپوزیشن کا ہی ساتھ دیں گے, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ اس حوالے سے جو اعلان ہے وہ اتحادی ایک آدھ دن میں کر دیں گے. ملاقات سے بھی وہ کافی خوش لگ رہے تھے, انہوں نے کہا وہ مطمئن ہو کر اسلام آباد واپس جا رہے ہیں, اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ وہ تحریک جو ہے ان کے خیال میں کامیاب ہی ہوگی. دوسری طرف MQM کے جو سربراہ ہیں خالد مقبول صدیقی صاحب, انہوں نے بھی اس وقت گفتگو کی اور انہوں نے کہا کہ ہم آہنگی اپوزیشن کے ساتھ پیدا ہو گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ میڈیا اطلاعات یہ بھی آ رہی ہیں کہ MQM کی اب سابق صدر آصف علی زرداری صاحب سے بھی ایک ملاقات ہوگی اسلام آباد میں کل, اور اس میں بھی جو کچھ مطالبات ہیں MQM پہ ان پہ ایک تفصیلی اور حتمی بات ہوگی. اس سارے معاملے پہ گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مظہر عباس, سینئر صحافی ہیں, تجزیہ کار ہیں. ویلکم ٹو دی شو مظہر صاحب. جی مظہر صاحب, ایک میڈیا ٹاک بھی ہوئی, ملاقات بھی ہوئی, کچھ سمجھ نہیں آ رہا کیونکہ اس کے بعد مولانا صاحب کچھ بات کر رہے تھے, انہوں نے زیادہ ایک کلیئر بات کی, خالد مقبول صدیقی صاحب کی اتنی کلیئر گفتگو نہیں تھی. سر کیا ہوا میٹنگ میں, کچھ بتائیں ہمیں بھی. شکریہ عرفہ. دیکھیے میرا اپنا خیال یہ ہے, ہو سکتا ہے کہ جو آگے چل کے اگر کوئی بہت ہی ڈرامیٹک چینج ہو جائے تو الگ بات ہے, لیکن میرا خیال ہے PMLQ اور MQM اور باب جو ہے وہ خاصی حد تک اب حکومت کے اتحادی جو ہے نا, وہ انہوں نے ذہن بنا لیا ہے کہ وہ حکومت کے اتحادی نہیں رہیں گے اور اپوزیشن کا ساتھ دیں گے. اور شاید اسی وجہ سے اب حکومت کی زیادہ جو توجہ ہے وہ جہانگیر ترین گروپ پر ہے, اور وہ ان کے ذریعے جو ہے چیزوں کو لوگوں کو جمع کر رہے ہیں. اگر آپ دیکھیں کہ پچھلے چند دنوں میں PMLQ سے تو بالکل بھی حکومت کا کوئی اس طرح رابطہ تقریباً ختم ہو گیا ہے, اور MQM سے بھی جو ہے خاصی حد تک. تو لگتا ہی ہے کہ حکومت کو بھی یہ اطلاعات مل گئی ہیں کہ PMLQ اور MQM اور باب جو ہے اور ایک آدھ کوئی GDA کے لوگ بھی جو ہے وہ اب اپوزیشن کا ساتھ دیں گے. اب اگر اگلے 2-4 پھر آپ تو بیسکلی خبر دے رہے ہیں کہ حکومت اب نہیں بچے گی.
है, मतलब कि आपकी बातों को तो मैं इसी तरह इंटरप्रेट कर सकती हूँ कि हुकूमत नहीं बचेगी। हाँ नहीं हाँ मैं कैटेगोरिकल स्टेटमेंट नहीं देता, लेकिन ये कि मैंने यही कहा ना कि अभी एक तरीके से आप समझ लें कि OIC के कवर में एक तरह से जो है आराम का दिन है, आराम के 2-3 दिन हैं, उसमें उन आराम के 2-3 दिनों में क्या होता है, क्या तब्दीली आ जाती है। लेकिन मेरा ख्याल है बाय 25 जब इजलास है चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएंगी। ऐन मुमकिन है कि 24 की रात को या 25 की सुबह को जो है वो PMLQ और MQM पाकिस्तान और बाप जो है, क्योंकि ये जो भी फैसला करेंगे ये तीनों इत्तेहादी जो है एक साथ फैसला करेंगे और इनके वोटों की तादाद जो है वो तकरीबन 12 से 14 है बताई जा रही है। तो अगर वो इस तरीके से इत्तेहाद करते हैं तो जाहिर है जिस वक्त ऑफिशियली ऐलान हो जाएगा तो उसके बाद फिर बहुत तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा हुकूमत का बचना। बाकी अगर आप उनके जो मुनरफीन हैं जी सर बात मुकम्मल करें अपनी। जी मैं कह रहा हूँ जो मुनरफीन हैं, क्योंकि जो अपोजिशन है वो उसने अब अपना वाला होमवर्क भी कर लिया है कि अगर मुनरफीन के हवाले से कोई अदालत का फैसला आ भी जाए तो उनके जो 172 या 173 का नंबर मैजिक फिगर है वो उनका पूरा हो जाए। तो अब वो जो वर्कआउट कर रहे हैं वो उसके ऊपर वर्कआउट कर रहे हैं कि अगर मुनरफीन के बारे में सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला आ जाता है तब भी हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है और फिगर्स हैं वो पूरे रहें। तो एक बड़ा क्लोज वो है, लेकिन मेरा ख्याल है ऑपोजिशन का बट मजहर साहब इशू ये है कि अगर जो अपोजिशन है और इत्तेहादी हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर क्लोज हो या ना हो सिर्फ अपने डिसिडेंट्स को वापस बुला के भी अपने फोल्ड में हुकूमत नहीं बच पाएगी। बिल्कुल, क्योंकि देखिए हुकूमत के इत्तेहादी भी हुकूमत के अगर मुनरफीन वापस चले जाते हैं उनमें से सब तो नहीं जाएंगे, अगर चंद एक चले जाते हैं तब भी हुकूमत के पास जो नंबर्स हैं, क्योंकि बहरहाल 172 तो अपोजिशन को पूरे करने हैं, यानी जिस दिन वोटिंग होगी उस दिन हाउस के अंदर देखना यह है कि अपोजिशन के साथ देने वाले 172 होने चाहिए, एज सिंपल एज दैट। हुकूमत के पास कितने ये मैटर नहीं करता, लेकिन अपोजिशन को 172 शो करने हैं एटलीस्ट। तो अब उनकी जो इस वक्त वो है वो यही है कि वो 172 का फिगर ना अपोजिशन अचीव कर पाए। उसके लिए जितनी कोशिशें हुकूमत ने करनी थी कर ली हैं। मेरे ख्याल में जो इस वक्त हुकूमत की पोजीशन है वो मुझे निस्बतन खासी कमज़ोर नज़र आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमसे बात की। नाजरीन यहाँ पे लेंगे हम एक ब्रेक। वेलकम बैक। प्रोग्राम के आखिर में हम जिक्र करेंगे सक्खर में जो एक 18 साला हिंदू लड़की का कत्ल हुआ है। सक्खर पुलिस के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ सक्खर में वाहिद बख्श लाशारी और दीगर 2 जो अफराद थे वो पूजा कुमारी के घर में ज़बरदस्ती दाखिल हुए और उसको फायरिंग से हलाक कर दिया। पुलिस ये कहती है कि जो मुलजिम था वाहिद लाशारी वो पूजा से ज़बरदस्ती शादी करना चाहता था और इनकार पर उसने लड़की को कत्ल कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो मरकज़ी मुलजिम है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लाल चंद मल्ली साहब, वफाकी पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बराए इंसानी हकूक़। वेलकम टू द शो सर। जी सर, मल्ली साहब ये क्या वाक़या था और जो पुलिस बता रही है उसी तरह ही पेश आया है, यही वजूहात हैं या कोई आपके पास तफसील मुख्तलिफ है सर? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं पूजा कुमारी ओड को मैं खराज तहसीन पेश करता हूं और मैं उसको अमर समझता हूं, शहीद समझता हूं कि उसने अपनी इज़्ज़त, अपने ख़ानदान, अपनी कम्युनिटी की इज़्ज़त बचाने के लिए अपनी जान देना पसंद की और उसने रेजिस्टेंस की। देखिए ये वाक़यात बड़े मतवातर हो रहे हैं इस तरह से। अगर ये लड़की ने रेजिस्ट किया तो इसको कत्ल कर दिया गया है। अगर ये रेजिस्ट ना कर पाती, किडनैप होती, तो 15 दिन के बाद इसको जो किडनैपर्स होते हैं वो नॉर्मली इसको ले जाके पहले फोर्स कन्वर्जन कराते इसकी, उसके बाद किसी कोर्ट में वो पेश करते। पुलिस के ये लोग हाथ नहीं आते, ना पुलिस में दम होता है, ना हिम्मत होती है कि इन लोगों पे
क्रिमिनल्स पे हाथ डाल सके, वो किसी कोर्ट में इनको पेश करते और वहाँ पे इसकी एक 164 की स्टेटमेंट करवा दी जाती किसी कोर्ट में, और कोर्ट भी ये नहीं देखती, जुडिशरी भी ये नहीं देखती कि बच्ची है, नौजवान बच्ची है, हिंदू माइनॉरिटी से आई है और इसका कन्वर्जन का ये सर्टिफिकेट लेके आई है, इससे ज़बरदस्ती हुई है, क्या हुआ है, ना उसका मेडिकल होता है और उसको कन्वर्जन को कबूल कर लिया जाता है। तो ये एक केस नहीं है, ये रोज़ाना के बुनियाद पे इस तरह के केसेस होते हैं। और हम जब ये फेडरल गवर्नमेंट में हमने कई बार इसको इशू को उठाने की कोशिश की है, तो वॉइस रेज करने की हद तक तो ठीक है, बाकी बताया जाता है कि ये जो डिवॉल्व सब्जेक्ट है माइनॉरिटी सब्जेक्ट ही नहीं है जो फेडरल गवर्नमेंट के पास। और जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, आपको पता है कि एक फोर्स्ड कन्वर्जन का कानून था, उन्होंने वापस लिया हुआ है और वहाँ पे एक पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है और वो क्लेम भी करते हैं और सही क्लेम करते हैं। जी मली साहब, ये बताइए कि क्या हम ये कहें कि हर दफ़े इसी तरह का वाक़या होता है कि ज़बरदस्ती घर में घुस के वो लड़की को किडनैप करके ले जाते हैं? यहाँ सिर्फ फ़र्क इतना पड़ा कि क्योंकि बच्ची ने रेजिस्ट करने की कोशिश की तो इसलिए उसको मार दिया? देखिए, घर से ले जाएं, स्कूल से ले जाएं, ल्योर करें, बहुत सारे तरीके हैं, फोर्स्ड कन्वर्जन की डेफिनेशंस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ये हिंदू कम्युनिटी के खिलाफ बहुत आज़ादी से हो रहा है। क्योंकि आप देखें कि सिंध में जो सिंध गवर्नमेंट है उसका एक MPA एक MNA फोर्स्ड कन्वर्जन पे स्टेटमेंट्स नहीं देता, सिंध हुकूमत का चीफ मिनिस्टर स्टेटमेंट नहीं देता, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब उस पर स्टेटमेंट नहीं देते। तो इन लोगों के बड़े हुए हैं दिल, और ये माइनॉरिटी को तो बिल्कुल ऐसे जो समझते हैं कि वीकेस्ट लोग हैं। ना सिर्फ ये किडनैपिंग्स होती हैं, रेप होते हैं, मर्डर होते हैं, लेकिन खास तौर से सखर रीजन में, क्योंकि हिंदू कम्युनिटी बिजनेस में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, तो उनको ब्लैकमेल बहुत ज़्यादा किया जाता है, किडनैपिंग्स उनकी होती हैं और उनसे ज़बरदस्ती पैसे भी उनसे बटोरे जाते हैं। तो ये ओवरऑल लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब है सिंध की, और इसमें माइनॉरिटी सबसे ज़्यादा हिट हुई है। और सर ये बताएं कि ये जो पुलिस का आपने जिक्र किया कि क्या वो सिर्फ डर की वजह से ऐसे केसेस को ज़्यादा पसू नहीं करते, या उनको भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता वो कि ये क्या हो रहा है और वो इसको बुरा नहीं समझते, तो शायद इसलिए भी वो पसू नहीं करते इन केसेस को? दोनों चीज़ें हैं। मैं पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन फोर्स्ड कन्वर्जन का मेंबर रहा हूँ, मैं सखर गया था, तो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ने जो हमें ब्रीफिंग दी, उन्होंने कहा कि ये गुंडागर्दी होती है, ये बदमाशी होती है, बच्चियों को उठा के ये ले जाते हैं, और अगर हम कोई एक्शन लेते हैं तो खतरा होता है कि उसमें जो वो सामने, क्योंकि वो एक रिलीजियस सेमिनरीज के लोग होते हैं, वो सामने आने का खतरा होता है। अगर झगड़ा हो गया तो जाने भी जा सकती है, लेकिन फिर होगा ये अल्टीमेटली पुलिस ऑफिशियल्स जो है वो जो है अताब का शिकार बनेंगे, उनको कोई नहीं बचाएगा, वो सस्पेंड होंगे, उनकी जॉब्स जाएंगी। तो पुलिस खौफजदा है इनसे, क्योंकि उनको पॉलिटिकल विल नहीं है कि इस इशू को हैंडल किया जाए। ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, ये पुलिस ब्रीफिंग्स जो हमें दी गई ड्यूरिंग पार्लियामेंट्री कमेटी की सखर विजिट के दौरान, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो पुलिस भी इन लोगों से खौफजुदा है, पुलिस उन पे हाथ नहीं डाल सकती। इतने केसेस हुए हैं, एक भी केस ऐसा नहीं है जिस केस पे पुलिस गई हो और मियां मिट्ठू के पास गई हो और वहां से लड़की को या लड़के को बाजियाब करा के थाने पे लाए हो और उसके बाद कोर्ट गए हो। वो अगवा हो जाने के बाद या वो रुक जाने के बाद वो डायरेक्टली खुद ही कोर्ट ले जाते हैं, जब वो मुतमईन हो जाते हैं कि अब ये लड़का या लड़की हमारे हक में बयान देंगे। क्योंकि उस दौरान उसको ब्रेन वॉश भी किया, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, छोटी उम्र की बच्चियां होती हैं, तो उनका ब्रेन वॉश भी किया जाता है, उनको धमकाया भी जाता है कि क्योंकि अब जो तुम इस्लाम में दाखिल हो चुकी हो, तुम्हारे इनकार का मकसद होगा कि तुम्हारे खानदान पूरे को मार दिया जाएगा। इस तरह का खौफ फैलाया जाता है, और जब कोर्ट में भी पेश किया जाता है तो हथियारबंद लोग साथ होते हैं, आर्म्ड लोग होते हैं, और उस आर्म्ड लोगों को पहरे में उस बच्चियों को पेश किया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमसे। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम। हर पीर से जुमे अपना पसंदीदा शो न्यूज़ वाइज यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकॉन को प्रेस करें।